Hello friends, welcome to my channel CBSE History and Social Science. I Vijendra Nagda welcome all of you to my channel. आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आपकी परीक्षाओं की हेल्प के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द होल सोशल साइंस बुक, क्योंकि हिस्ट्री का जो 20 मार्क का वेटेज है उसमें से ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। दो ही चैप्टर हमारे हिस्ट्री में हैं और उसमें से भी ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ इस सेकंड चैप्टर के 5 मार्क्स के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके साथ। ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, पिछले कई वर्षों से ये लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो इन 5 मार्क के क्वेश्चंस के साथ हम आज की इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं और मैं आ रहा हूं आपके सामने लेकर फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि है हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो ये जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग है कि किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और अलग अलग सामाजिक वर्गों के लोगों ने किस तरह से इस असहयोग के विचार को एक्सेप्ट किया था, किस तरह से इस असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो इस प्रश्न का आंसर है नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट अनफोल्डेड इन स्टेजेस। ये मूवमेंट दोनों ही नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का जो एक साथ चले थे, तो ये धीरे धीरे करके अलग अलग स्टेजेस में स्टार्ट हुए थे। इसमें सबसे पहले इट स्टार्टेड विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड। इस मूवमेंट में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम किया गया था वो था सरकारी उपाधियों और पदों को छोड़ने का काम। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां छोड़ दी थी, जिसमें सबसे प्रमुख रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि, ये नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी गई थी। ऐसे बहुत सारे लोगों ने लौटाई थी। फिर सेकंड, बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। इस असहयोग आंदोलन का मेन प्रोग्राम था बाइकआउट करना और इस बाइकआउट या बहिष्कार के अंतर्गत बहुत सारे काम किए गए थे, जिसमें सरकारी सेवाओं का बहिष्कार करना, सेना का बहिष्कार करना, पुलिस का बहिष्कार करना, अदालतों का बहिष्कार करना, विधान परिषदों के चुनावों का भी बहिष्कार करना, स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना, साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करना था। तो ये सारा बहिष्कार भी इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में किया गया था। फिर तीसरा, वेरियस सोशल ग्रुप्स, मिडिल क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स एटसेट्रा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, peasants of Awadh, plantation workers of Assam and tribals of Andhra Pradesh took part in the movement। ठीक है, तो इस आंदोलन में जनता के विभिन्न सामाजिक समूहों के अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मध्यम वर्ग के भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे, वकील, लॉयर्स भी थे। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। सिर्फ भारत की एक ही ऐसी पार्टी थी मद्रास की जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, जो कि पेरियार या नायकर की पार्टी थी, ईवी रामास्वामी नायकर की पार्टी, जिसने विधान परिषदों के चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था। बाकी सारी पार्टियों ने चुनावों का बहिष्कार किया था। इसके अलावा अवध के किसानों ने पार्टिसिपेट किया। फिर आसाम के जो बागानों में काम करने वाले वर्कर्स, लेबर्स थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी लोग थे उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो अलग अलग सामाजिक समुदायों के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस वर्ग के लोगों ने किस तरह से, किन उद्देश्यों से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो ऑल ऑफ देम रेस्पोंडेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। ये जितने भी सामाजिक समूह थे उन सब लोगों ने स्वराज की प्राप्ति के लिए इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, लेकिन उनका जो है उद्देश्य अलग अलग था। जैसे फॉर इंस्टेंस द पीजेंट्स ऑफ अवध अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी, ऑर्गेनाइज द पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड हाई रेंट्स एंड ऑल्सो फोर्स देम टू डू फ्री लेबर। तो यहाँ उदाहरण के रूप में अवध के किसानों का जो है
वो उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने बाबा रामचंद्र एक सन्यासी के नेतृत्व में एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, और ये उनका जो किसानों का मूवमेंट था वो मेनली लैंडलॉर्ड्स यानी भूस्वामियों के विरोध में था, क्योंकि ये भूस्वामी उनसे बहुत ज़्यादा जो है रेवेन्यू और रेंट लेते थे और उनसे ज़बरदस्ती बेगार या फ्री लेबर भी करवाते थे। बेगार या फ्री लेबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना। बेगार वर्ड का मीनिंग होता है फ्री लेबर। फिर इसके बाद आते हैं कि एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, ये जो बहुत सारे किसान थे वो किराएदार किसान थे जो जमींदारों की ज़मीन पर खेती करते थे, तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उन्हें कभी भी हटाया जा सकता था, भगाया जा सकता था। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड रिक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, और उनको रेगुलरली जो है उस जमीन से जो लीज पर उन्होंने ले रखी होती थी उनसे हटा दिया जाता था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये जो किसानों के आंदोलन थे उनका मुख्य उद्देश्य था रेवेन्यू या करों को कम करना, एबोलिशन ऑफ बेगार को हटाना, एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंड लॉर्ड्स, और इन भूस्वामियों का सामाजिक बहिष्कार करना जो है इन किसानों के मूवमेंट का मेन जो है प्रोग्राम था। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि जो है ये सामाजिक बहिष्कार किया कैसे गया। तो इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद, बहुत सारी जगह पर नाइयों और धोबियों ने इन लैंडलॉर्ड्स के जो है काम करना बंद कर दिया गया। वर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन्स। तो नाई और धोबियों ने उनके काम करना बंद कर दिया। द हाउस ऑफ द तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। तालुकदार यानी जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी और व्यापारियों के, बड़े बड़े धनी व्यापारियों के घरों पर अटैक किया गया। बाजार्स वर लूटेड, बहुत सारे बाजारों को लूट लिया गया। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, और अनाज भंडारों को भी कब्जे में ले लिया था किसानों के इस मूवमेंट के द्वारा। फिर देखते हैं हम आदिवासियों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो द ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। तो जो आदिवासी थे उन्होंने महात्मा गांधी के संदेश को और स्वराज का अर्थ कुछ अलग ही रूप में लिया। कैसे कि इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों का क्षेत्र था, वहाँ पर द ट्राइबल पीजेंट्स रिवोल्टेड against the policy of British government to enclose the large forest as it deprived their livelihood and traditional rights। तो आसाम के ट्राइबल जो गुडेम हिल्स के थे उन्होंने इस असहयोग आंदोलन में रिवोल्ट कर दी, क्रांति कर दी ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी फॉरेस्ट को जो है बंद करने की, उन्होंने जंगलों को बंद कर दिया था बाकी लोगों के यूज़ के लिए, जबकि आदिवासियों का जीवन ही जो है जंगलों से ही चलता था, सारा सब कुछ वो जंगलों से ही प्राप्त करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगल में प्रवेश पर रोक लगा दी थी, तो आदिवासियों ने इस असहयोग आंदोलन में जंगल में जबरदस्ती प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ सीताराम राजू। और इस ट्राइबल मूवमेंट का जो गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में हुआ था उसका लीडर थे सीताराम राजू, हु फर्मली बिलीव्ड इन गांधी। वो गांधी जी में बहुत विश्वास रखते थे, एक्सेप्ट हिज नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ अटेनिंग फ्रीडम। सिवाय गांधी जी के अहिंसा के अलावा वो बाकी गांधी जी की सभी बातों में बहुत विश्वास रखते थे। ट्राइबल्स रिबल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और आदिवासियों ने जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति कर दी। दे जॉइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में पार्ट लिया, मूवमेंट बट वायलेंटली, लेकिन उन्होंने ये जो पार्टिसिपेशन है वो हिंसक रूप से लिया, उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से नहीं पार्टिसिपेट किया। दे होप दैट दिस कुड ओनली एंड द ब्रिटिश रूल, और उनका यह मानना था कि इसी तरीके से इस अंग्रेजी राज्य को ख़त्म किया जा सकता है एंड ब्रिंग गांधी राज, और गांधी जी के राज्य को लाया जा सकता है। व्हेन दे विल एबल टू रिगेन देयर लॉस्ट ग्राउंड, और जैसे ही गांधी राज आएगा वो फिर से अपने खोए हुए क्षेत्र को प्राप्त कर सकेंगे, यानी फिर से जंगलों पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से आदिवासियों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फिर हम आते हैं आसाम के बागान वर्कर्स के द्वारा किस तरह से पार्टिसिपेट किया गया। तो फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड, एंड इट मीन रिटेनिंग ए लिंक विद विलेजेस फ्रॉम विच दे हैड कम। तो आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स की प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें उन बागानों में बंद कर दिया गया था, उन्हें बागानों से बाहर आने की परमिशन नहीं होती थी।
तो जैसे ही ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, इन प्लांटेशन वर्कर्स को ये लगा कि अब वो इन बागानों को छोड़कर अपने अपने घरों और गांवों को जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बागानों को छोड़ दिया। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities. बहुत सारे लोगों ने अपने अधिकारियों को जो है उनके आदेशों को मानना बंद कर दिया। लेफ्ट द प्लांटेशंस, बागानों को छोड़ दिया एंड हेडेड होम, और घर की ओर रवाना हो गए। दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वॉज कमिंग, उनको ये लगता था कि गांधी जी का राज आने वाला है। एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस, और सभी लोगों को अपने ही गांव में ज़मीन दे दी जाएगी। इस तरह का वो लोग सोचते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग सामाजिक समूह के लोगों ने इस आंदोलन में अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट किया था। ये नॉन कोऑपरेशन का यह क्वेश्चन जो है बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। डिस्कस द कोर्स ऑफ द मूवमेंट, और किस तरह से ये आंदोलन चला। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था जो 1930 में स्टार्ट किया गया था। ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ? द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी एज पर द resolution of the Lahore session of the Indian National Congress held in December 1929। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था, और उस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। और इस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने गांधी जी को कोई आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कहा था। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को उसी अधिवेशन के प्रोग्राम के रूप में प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट किया था। गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट बाय मार्चिंग फ्रॉम साबरमती आश्रम अलोंग विद 78 इनमेट्स ऑफ द आश्रम टू द दांडी, अ कोस्टल टाउन इन गुजरात। तो गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा से प्रारंभ किया था। दांडी जो है एक तटीय शहर या गांव था गुजरात का ही, जहाँ तक की यात्रा यानी दांडी यात्रा से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। थाउजेंड्स केम टू हियर गांधी जी वेर एवर ही स्टॉप। हजारों लोग गांधी जी जहाँ जहाँ पर भी रुकते थे उनको सुनने के लिए आते थे। एंड ही टोल्ड दैम व्हाट ही मीन बाय स्वराज एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। और जहाँ जहाँ पर भी गांधी जी रुकते थे वो लोगों को स्वराज का अर्थ बताते थे, और साथ ही साथ उनसे निवेदन करते थे कि वो इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं और ब्रिटिशर्स का विरोध करें। ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी रीच्ड दांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर जो है वहाँ पर नमक बनाकर जो कानून था उसको तोड़ दिया। समुद्र के पानी को गर्म करके उन्होंने नमक बनाया और नमक के कानून को तोड़ा। तो इस तरह से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। फॉलोइंग दैट, अब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो उनकी देखा देख हजारों लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। देश के अनेक स्थानों पर नमक कानून को हजारों लोगों ने तोड़ा। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, और खुद हाथों से नमक बनाया और साथ ही साथ नमक की फैक्ट्रियों के सामने उन्होंने बहुत सारे जुलूस प्रदर्शन निकाले। फिर फॉरेन क्लॉथ्स वर बायकॉटेड, इस आंदोलन में भी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, शराब की दुकानों पर प्रदर्शन किए गए। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, किसानों ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, कर देने से मना कर दिया। चौकीदारी टैक्स। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, बहुत सारे गाँवों में काम करने वाले अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। एंड मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, और बहुत सारी जगहों पर जंगल में रहने वाले लोगों ने या आदिवासियों ने जंगली कानून, वन कानूनों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट सिंबल्स लाइक पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस वर अटैक्ड, इन सब जगहों पर जो है लोगों ने हमले भी किए। गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सप्रेस द मूवमेंट, इस मूवमेंट को समाप्त करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा आतंक का रास्ता अपनाया। डेमोन्स्ट्रेटर्स वर फायर्ड अपॉन, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, उन पर हमले किए गए। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटेन, महिलाओं और बच्चों तक को पीटा गया। एंड अबाउट
1 लाख पीपल वर अरेस्टेड और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू विदड्रॉ द मूवमेंट, और ऐसी परिस्थितियों में कुछ ही समय बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को भी खत्म करने का निर्णय ले लिया। लेकिन इस तरह से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस व्हाई गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। डिस्कस कीजिए कि कैसे गांधी जी को नमक में एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक चिन्ह दिखाई दिया जो पूरे देश को एक कर सकता था। और डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, और किस तरह से गांधी जी ने नमक को इस उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक प्रभावी प्रतीक के रूप में यूज़ किया। तो नमक कानून को तोड़ना ही गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्यों चुना और किस तरह से ये आंदोलन चला। तो इसका जो आंसर है वो है ऑन 31 जनवरी 1930। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन, एक पत्र उन्होंने वायसराय इरविन को लिखा स्टेटिंग 11 डिमांड्स, और उसमें 11 मांगे लिखी थी। सम ऑफ दीज वर जनरल इंटरेस्ट, और इनमें से कुछ मांगे तो सामान्य चीज़ों की थी। अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, और कुछ मांगे विशेष वर्गों की थी, जैसे कुछ उद्योगपतियों की मांगे थी, कुछ किसानों की मांगे थी, कुछ जो है और लोगों की मांगे थी। तो इस तरह से 11 मांगों का एक पत्र इरविन को लिखा गया, और उसका लिखने का उद्देश्य ये था, द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in यूनाइटेड किंगडम। और इस तरह से ये पत्र लिखकर उसमें अलग अलग वर्गों की मांगों को लिखने का उद्देश्य गांधी जी का ये था कि सभी वर्ग एक साथ मिलकर यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स का विरोध करें, एक साथ मिलकर कैंपेन चलाए। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू अबोलिश सॉल्ट टैक्स, और इन 11 मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग थी सॉल्ट टैक्स या नमक कर को हटाने की। सॉल्ट वॉज वन ऑफ द इसेंशियल फूड आइटम कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक, और नमक को जो रखा गया था, नमक कर का विरोध जो रखा गया था, उसका कारण ये था कि नमक जो है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति के खाने का एक महत्वपूर्ण वस्तु होती थी, रोज खाने में इसका प्रयोग किया जाता था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार the tax on the salt and the government monopoly over its production revealed the most oppressive phase of the British rule। गांधी जी के अनुसार नमक पर कर लगाना और गवर्नमेंट का इस पर एकाधिकार करना एक तरह से इस ब्रिटिश राज के जो है आतंक और इनकी कड़ाई का प्रतीक है कि किस तरह से वो हम भारतीयों पर अत्याचार करते हैं। एज द गवर्नमेंट फेल्ड टू मीट द डिमांड्स ऑफ गांधी जी, he started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers from Sabarmati Ashram to Dandi, a coastal town in Gujarat। तो जब गवर्नमेंट या इरविन ने उनकी इन 11 मांगों को नहीं माना तो गांधी जी ने फिर 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की जो यात्रा है प्रारंभ कर दी, उसे ही दांडी यात्रा कहा जाता है। तो इस तरह से यह आंदोलन प्रारंभ किया गया, नमक आंदोलन। इस दांडी यात्रा में थाउजेंड्स केम टू हियर गांधी जी वेयर एवर ही स्टॉप, हज़ारों लोग गांधी जी को सुनने के लिए आते थे जहाँ जहाँ पर भी रुकते थे, और हर जगह गांधी जी ने लोगों को बताया कि स्वराज क्या होता है और अर्ज देम टू, और लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश कानूनों को तोड़े। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुँचकर क्या है नमक कानून तोड़ दिया। नमक समुद्र के पानी को गर्म करके नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। बाय द सक्सेसफुल दांडी मार्च गांधी जी नॉट ओनली लेट डाउन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन हिज ओन वे ऑफ सत्याग्रह। इस नमक कानून और दांडी यात्रा के द्वारा गांधी जी ने न केवल ब्रिटिश सरकार को इस सत्याग्रह के तरीके से हराया, बल्कि ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द नेटिव नेशन, और साथ ही साथ उन्होंने देश के लोगों के सामने एक उदाहरण भी रखा हाउ द ऑपरेशन कुड बी कन्फ्रंटेड थ्रू नॉन वायलेंट मेथड्स, और किस तरह से अहिंसक तरीके से इस ताकतवर और अत्याचारी अंग्रेज सरकार को झुकाया जा सकता है। द सॉल्ट मार्च प्रूव टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये जो नमक की यात्रा थी
वो अंग्रेजों के विरोध की, उपनिवेशवाद के विरोध का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रतीक बन गया। और साथ ही साथ इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हो गया। तो ये दांडी यात्रा और नमक जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग याद करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ इंडियन पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? क्यों जनता के अलग अलग वर्गों के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया? व्हाट वर देयर आइडियल्स, उनके क्या आदर्श थे? व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और उनके अनुसार स्वराज का क्या अर्थ था? तो ये एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसको आपको याद करना है, ये ज़रूर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब इस मूवमेंट में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो असहयोग आंदोलन में किस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और दूसरा पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो असहयोग आंदोलन हम पहले ही इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया था। दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग आपको याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में अमीर किसानों ने भी पार्टिसिपेट किया था। रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात। अब अमीर किसान कौन कौन थे? तो गुजरात के पाटीदार थे, उत्तर प्रदेश के जाट किसान थे, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। और उन्होंने किस लिए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? क्योंकि उस समय व्यापार घाटा चल रहा था, इंग्लैंड से बहुत सारा सामान आ रहा था और भारत का सामान विदेशों में बिक नहीं पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन चल रहा था। साथ ही साथ हमारे यहाँ की चीज़ों की कीमतें लगातार घटती जा रही थी, तो जो भी अमीर किसान थे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू, वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट एग्जिस्टेड। और गवर्नमेंट ने भी क्या किया? किसी भी तरह की करों में छूट देने से मना कर दिया। दीज पीजेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस वजह से ये किसान जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बहुत अच्छे सपोर्टर बन गए, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़ एंड एट टाइम्स फेसिंग रिलेक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बायकॉट प्रोग्राम। और इन्होंने बहुत सारी अपनी कम्युनिटी के लोगों को ऑर्गेनाइज किया और साथ ही साथ बायकॉट प्रोग्राम में भी या बहिष्कार कार्यक्रमों में भी पार्टिसिपेट किया। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। उनके लिए ये जो स्वराज का मतलब था कि वो जो ऊंचे रेट से जो कर लिए जाते थे उनके अगेंस्ट एक स्ट्रगल थी, एक संघर्ष था। दस दे वर अपसेट व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। और इसलिए वो नाराज भी हो गए थे जब गांधी जी ने अचानक से गांधी इरविन पैक्ट के बाद इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया। विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बिंग रिवाइज, रेवेन्यू रेट कम नहीं की गई थी, उससे पहले ही इनको बंद कर दिया गया। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड, जब 1932 में फिर से ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, तब बहुत सारे इन अमीर किसानों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन शुरू में किया था। फिर गरीब किसानों ने पार्टिसिपेट क्यों किया? वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लॉवरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। वो न सिर्फ जो है रेवेन्यू या टैक्स को कम करना चाहते थे, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। वो जो रेंट जमींदारों को किराया नहीं दे पाए थे, लैंडलॉर्ड्स को किराया नहीं दे पाए थे, उस किराए को भी वो माफ़ करवाना चाहते थे। दे जॉइंड, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया इसलिए। फिर आते हैं बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास ने क्यों पार्टिसिपेट किया? दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। विदेशों से जो हमारे देश में वस्तुएं आती थी, आयात की जाती थी, उनसे वो प्रोटेक्शन चाहते थे। एंड और वो रुपी और स्टर्लिंग के बीच में जो मुद्रा विनिमय एक्सचेंज होता था, उसका रेशियो था, उसको भी चेंज करना चाहते थे, क्योंकि इस रुपी स्टर्लिंग रेशियो में रुपी वालों को हमेशा नुकसान होता था, तो इसको भी वो चेंज करवाना चाहते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। वो साथ ही साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का जो कंट्रोल था, इन ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था, उसके भी विरोध में थे। एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसलिए उन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट किया। व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च, जब ये पहली बार शुरू किया गया था। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज इस टाइम व्हेन कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। उनके अनुसार उन्होंने इसमें इसलिए पार्टिसिपेट किया कि वो चाहते थे कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो सीमाएं हैं, वो ख़त्म हो जाएगी और उन्हें भी देश के बाहर अपनी वस्तुएं बेचने और व्यापार करने का
जो है अधिकार मिल जाएगा और उनका व्यापार ट्रेड बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर औद्योगिक वर्ग के मजदूरों ने इसमें क्यों पार्टिसिपेट किया? डिड नॉट पार्टिसिपेट इन, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्यों? इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन के अलावा सभी जो मजदूरों ने उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे। वर्कर्स स्टेड अलूफ, और इस वजह से वर्कर्स ने कांग्रेस से अपने आप को दूर कर लिया। हाउएवर सम ऑफ देम डिड पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, कहीं कहीं पर इन मजदूरों ने भी पार्टिसिपेट किया। सेलेक्टिवली अडोप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधी प्रोग्राम, गांधी जी को कुछ प्रोग्राम्स को ही उन्होंने सेलेक्ट किया था, लाइक बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को ही जो है ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि वो खुद अपने कम वेजेस जो उनको मिलते थे और उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से नाराज थे। फिर इस आंदोलन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी कि महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट इन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया। हाउएवर देयर पोजीशन रिमेन्ड द सेम, लेकिन उनकी स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ। इवन गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। यहाँ तक कि गांधी जी भी यही मानते थे कि महिलाओं का कर्तव्य अपने घर परिवार की देखभाल करना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बनकर रहना है। लेकिन ऐसा होते हुए भी बहुत सारी महिलाओं ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो इन सब लोगों ने अलग अलग तरीके से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। यही आपको आंसर में लिखना है कि कैसे कैसे अलग अलग वर्गों के लोगों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये हो गया फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं इस चैप्टर के लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क के बड़े क्वेश्चन के रूप में, दैट इज हाउ डिड पीपल belonging to different communities, regions or language groups develop a sense of collective belonging। किस तरह से अलग अलग सामाजिक वर्गों के लोगों, क्षेत्रों के लोगों, भाषाओं के लोगों के बीच में एक सामूहिक पहचान की भावना का उदय हुआ। भारत में किस तरह से लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी राष्ट्रीयता की भावना, यूनिटी की भावना, एकता की भावना का विकास हुआ। तो हमारे देश में ये जो सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास है, वो हमारे इस यूनाइटेड स्ट्रगल की वजह से, हम लोगों ने मिलकर जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जिसको हम नेशनल मूवमेंट कहते हैं, उसकी वजह से ये सामूहिक पहचान की भावना आई। देयर वॉज ऑल्सो वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। इसके साथ साथ बहुत सारी कल्चरल सांस्कृतिक चीज़ें भी ऐसी थी जिसकी वजह से लोगों में जो है वो नेशनलिज्म की भावना आई। हिस्ट्री एंड फिक्शन, बहुत सारे इतिहास की हमारे घटनाएं थी, बहुत सारे फिक्शंस लिखे गए थे, उपन्यास नॉवेल लिखे गए थे, फोकलोर्स लोकगीत और फिर है पॉपुलर प्रिंट्स, बहुत सारे प्रसिद्ध जो किताबें छपी थी, उन्होंने बहुत सारे प्रतीकों ने, झंडे ने, फिर वंदे मातरम जैसे गीतों ने, ऑल प्लेड ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, उन्होंने भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। इन लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंतिम दिनों में इंडियन नेशनलिस्ट बिगिन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स एंड टूर्ड विलेज टू गैदर द टेल्स दे बिलीव गेव द पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट वॉज डैमेज बाय आउटसाइड फोर्सेज। तो 19वीं सदी के लास्ट में बहुत सारे लोगों ने हमारे देश के लोक गीतों, लोक कहानियों, कविताओं को लिखना और उनको फिर से गाना और उनका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। और उनके अनुसार इन अंग्रेजों के आने के बाद हमारी ये लोक संस्कृति जो है वो नष्ट हो गई थी, तो उन्होंने फिर से उसको रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज इसेंशियल टॉप रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर द नेशनल आइडेंटिटी। और इस तरह से अपनी राष्ट्रीय अलग पहचान को इन कविताओं, गीतों के माध्यम से लोगों ने बाहर लाना स्टार्ट किया। इट रेस्टोर्ड अ सेंस ऑफ प्राइड इन आवर वंस पास्ट। और इस तरह से लोगों के अंदर अपने पास्ट, अपने इतिहास के प्रति गर्व की भावना का इन कविताओं, गीतों के माध्यम से विकास किया गया। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, फिर स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, अ ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइन, एक तिरंगा जो है, झंडा जो है डिज़ाइन किया गया, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस थ्रू 8 लोटसेस एंड ए क्रिसेंट मून सिंबलाइजिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उस समय एक तिरंगा झंडा डिज़ाइन किया गया था जिसमें भारत के उस समय के 8 राज्यों को 8
8 कमल के फूलों के द्वारा, और वहाँ पर क्रिसेंट मून भी दिखाया गया जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाता था। लेटर बाद में गांधी जी डेवलप्ड ए ट्राई कलर फ्लैग। गांधी जी ने भी एक तिरंगा झंडा डेवलप किया जिसके 3 कलर थे, रेड, ग्रीन एंड वाइट, और उसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील एट सेंटर रिप्रेजेंटिंग सेल्फ हेल्प, स्वयं की सहायता करने के लिए एक उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक चरखा भी उसमें दिखाया गया था। वो ट्राई कलर फ्लैग गांधी जी का डिज़ाइन था। फिर कैरिंग द फ्लैग बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफेंस, और उस झंडे को, तिरंगे झंडे को लेकर जाना जो है वो एक सिंबल ऑफ डिफेंस बन गया था। दिस इमेज, फिर उसके बाद भारत माता की इमेज जो है, भारत माता के पिक्चर भी उस समय बहुत सारे बनाए गए थे, और इन पिक्चर्स ने भी क्या किया, देश के लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग बढ़ाई। तो ये फर्स्ट पिक्चर वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत माता का पहला जो पिक्चर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने आनंद मठ नाम की उस बुक में पोर्ट्रेट किया था, जिसका फेमस गीत है वंदे मातरम। इन 1870 ही रोट वंदे मातरम। फिर उन्होंने एक वंदे मातरम नाम का एक बहुत पॉपुलर गीत भी लिखा, टू द मदरलैंड, जो माता मातृभूमि के लिए लिखा गया था। अवनिंद्रनाथ टैगोर, फिर अवनिंद्रनाथ टैगोर इन इज पेंटिंग पोर्ट्रेट भारत माता इज काम एसेटिक फिगर कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। तो अवनिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को एक बहुत ही शांत और पवित्र और आत्मा के रूप में इस तरह से दिखाया कि इसने भी लोगों के अंदर सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास किया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी जिसके द्वारा भारत के लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास हुआ। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं 5 मार्क के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर के, अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको निश्चय ही बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगले वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के 3 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए वंडरफुल डे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस